नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। सामान्य तौर पे जो आपके सवाल आए हैं उन सवालों में से एक सवाल मैंने ये भी चुना हुआ है कि कहीं कहीं मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो पत्नी जो सबसे पहले जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो डिस्प्यूट अराइज होने के बाद सबसे पहले पत्नी जो है अपना मैरिटल लेती है। अब निकल के वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, इसमें पति को कोई जानकारी नहीं रहती। हाँ, अगर जो ऐसी जानकारी जुटाने का अगर जो कोई प्रयास किया पति के द्वारा तो उसके और अलग तरीके से पत्नी अडॉप्ट करती है कि उसमें हो सकता है पति की पिटाई हो जाए या कोई और घटना कारित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर जो पति के साथ अगर जो रह रही है वो पति का घर छोड़ के चली जाती है तो पत्नी कहीं और रह रही है तो और उस स्थिति में अब पति से ये पूछा जाएगा आपकी पत्नी, आपकी वाइफ कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में पति को बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि अब पत्नी इस वक्त उसके साथ नहीं है तो अब कहाँ होगी। ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए आपको और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपना जो फायदा कर सकते हैं। अगर जो ऐसा केस दर्ज हो जाता है पत्नी के द्वारा तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप बच सकते हैं, कैसे अगर झूठे वादों से, झूठे केसों से आप बच सकते हैं। इसी भी विषय पे मैं आज डिस्कस करूंगा कि आगे क्या करना चाहिए आपको। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करके आप हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और साथ में कमेंट करके अवश्य हमें आप बताएं कि इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है या इसके अतिरिक्त आप किस विषय पे आप वीडियो जानना चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले जब अगर जो पत्नी अगर जो घर छोड़ के चली जाती है, डिस्प्यूट कोई भी अराइज हो, मैं उसके कारण पर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर उस कारण के लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसके लिए अलग से कोई समय निर्धारित कर लूंगा। हो सकता है आगे आने वाले जल्दी समय में आपको वीडियो मिल जाए, लेकिन अगर इस वीडियो में ऐसी सारी बातें मैं इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो पत्नी मायके चली जाती है उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर जो वो पत्नी अपने 498A और साथ में सेक्शन 12 DV एक्ट 125 सारे मुकदमे और भी सारी लीगल प्रोसीडिंग सब पति और या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ इम्पोज कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। अब पत्नी सारे केस करके पति को परेशान करने के लिए, उस पर हावी होने के लिए, दबाव बनाने के लिए सारे केस कर देती है। अंततः ये भी मैंने देखा हुआ है कि पत्नियां चाहती हैं कि अभी पत्नी के साथ रहना है, हमको उसी घर में जाना है, फिर भी अब क्या चेहरा और क्या हम एटीट्यूड और क्या हम बिहेवियर लेके वापस जाएंगे, इस तथ्य की और इस फैक्ट की परवाह ना करते हुए भी सारे जो एलिगेशन है, सारे झूठे मुकदमे जो पति के खिलाफ इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी ये भूल जाती है या उनको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर जो ऐसे ही तथ्य अगर जो कंप्रोमाइज हो जाता है, किन्हीं कारणों से कोई भी हो, ज्यादातर मामलों में कंप्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो सेटलमेंट होने के बाद फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो क्या स्थिति होगी, क्या उस वक्त सिचुएशन फेस की जाएगी पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा कि जो एक दूसरे में जो एटीट्यूड के चक्कर में आके जब अलग चले गए हुए थे अब वापस आए, तो क्या उसमें पहला जैसा जो अफेक्शन या जो पहला जैसा जो संबंध रहा होगा वो दोबारा बन पाना वैसा मुश्किल हो जाता है। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि पत्नी जो है वो पति से अलग अलग तरीके से जो अपनी डिमांड रखती है कंप्रोमाइज के आधार पर, सुलह करने के आधार के लिए, कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखती हैं। तो ऐसे में स्थिति में पति के लिए ये मजबूरी बन जाती है कि उन डिमांड को पूरी करना, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर ये डिमांड नहीं पूरी किए जाएंगे तो वो जो पति है या उसके घर वाले हैं वो परेशान होंगे, अन्यथा बिना जरूरत के उनको कोर्ट या कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जो परिवार को बचाने के लिए और कोर्ट की प्रोसीडिंग को से बचने के लिए जो पत्नी के द्वारा जो डिमांड मांगी गई है वो सही हो या गलत हो उस पर विचार ना करके, अगर जो हाँ पति सामर्थ्य है अगर जो वो सारी डिमांड पूरी करने के लिए तो पति वो सारी डिमांड पूरी कर देता है। अगर जो इसके विपरीत अगर जो कोई इस कंप्रोमाइज में अगर जो पति अपनी पत्नी की अगर वो डिमांड, वो जो अमाउंट है जो बढ़ा चढ़ा के मांगा गया है, ये जो अन्यथा जो और भी जरूरतें की जो कंप्रोमाइज में जो रखना चाहती जो मांगी गई हैं उनमें वो अगर जो पूरी करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर हस्बैंड यही करते हैं कि फिर जब वो पूरी करने में वो सक्षम नहीं है तो फिर वो कोर्ट प्रोसीडिंग को ही आगे बढ़ने देते हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें उनका पति का भी काफी हद तक नुकसान हो जाता है, कहीं हद तक उनका शोषण हो पाता है। क्योंकि जब अगर कोई सही घटना कारित की गई हो, अगर उसके खिलाफ अगर किसी को सजा मिलती है तो वो उसको पछतावा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको ये कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलता है, कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने कोई गलत काम किया है जिसकी मुझे इस तरीके की ऐसी सजा मिली। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि अगर जो किसी व्यक्ति ने अगर जो कोई घटना कारित नहीं की है, अगर जो बेकसूर है, इस स्थिति में अगर जो उसकी कोई सजा मिल जाए तो ये कहाँ हद तक सही है।
क्या नेचुरल जस्टिस है, क्या उसके खिलाफ नहीं है। ये सारे तथ्य जो हमारे नेचुरल प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस जो क्रिमिनल लॉ के बने हुए हैं वो यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हस्बैंड एंड रिलेशन, क्योंकि बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है कि दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ है, क्या डिस्प्यूट नहीं हुआ है। इन सब सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए कोई एक निश्चित समय या कोई निश्चित स्थिति नहीं हो पाती जिससे उनका सही स्थिति का ज्ञान हो सके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो पत्नी ने कोई मुकदमा किया है 125 का, DV एक्ट का, तो उसमें सबसे पहले आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपको उसको मेंटेनेंस से बचना चाहिए, कि मेंटेनेंस ना देने पड़े, क्योंकि दोनों में जो डिस्प्यूट होता है कि वो ये देखा जाता है कि कौन किस पर दबाव बना ले जाता है। अगर जो पत्नी अगर जो सारे केसेस फाइल करके आपके खिलाफ दबाव बनाती है अपनी सारी डिमांड पूरी करने के लिए, तो आपको ये डिमांड पूरी ना करनी पड़े और साथ में आपको ये दबाव बनाना पड़ेगा कि उसको जो पैसा मिलना चाहिए आपके द्वारा वो कहाँ से मिलना चाहिए और वो कैसे मिलना चाहिए। अगर जो वो पैसा अगर जो उसको मिल जाता है आपके द्वारा तो वो बहुत ही मजबूती के साथ और उसको स्ट्रांग प्राइमा फेसी केस मिल जाएगा आपसे लड़ने के लिए। लेकिन अगर जो मेंटेनेंस उसको नहीं मिल पाता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है, क्योंकि घर वाले, क्योंकि शादी होने के बाद मैंने ये देखा हुआ कि उसको आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं कर पाते हैं जितना पहले करते हैं शादी के पहले। शादी के बाद उसको इतना अगर जो आर्थिक रूप से अगर उसको मदद नहीं मिलती है तो आपके खिलाफ हो सकता है ना लड़ पाए। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रोसीडिंग हो, अगर जो आप मेंटेनेंस नीचे अगर जो लोअर कोर्ट ने अगर जो मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर दिए हैं तो उसके आप उसमें अपील फाइल करिए, रिवीजन फाइल करिए और ऊपरी अदालत तक जाइए, जिसमें आपको कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस किस आधार पे आपको मेंटेनेंस नहीं देना है या आप उत्तरदायी नहीं है। लेकिन कई गाइडलाइन, कई सुप्रीम कोर्ट की ये भी हैं कि अगर जो हस्बैंड है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना ही है। लेकिन वो सही स्थिति में, इसके विपरीत हुई स्थिति में अगर झूठा मुकदमा फाइल किया गया है, गलत तरीके से फाइल किया गया, फैक्ट को तोड़ मड़ोड़ के भी पेश किया गया हुआ, तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस किसके जो ऑर्डर पास होने से आपस में बच भी सकते हैं। तो लेकिन ये सारे तथ्य, जो सारे एविडेंस है वो कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और अगर जो आपने अपने सारे जो रीजन, अपने सारे ग्राउंड जो आपने एविडेंस कलेक्ट किया वो आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके आप कोर्ट को सेटिस्फाई करिए। कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाती तो आपके फेवर में ऑर्डर अवश्य पारित करती है। इसी के साथ में एक और ग्राउंड में आपको बताना चाहूंगा कि ये तो हुई जो मैंने अभी बताया कि जिसमें उस स्थिति में कि जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के अगर जो कोई बच्चे नहीं है। अब ये विचार करके देखिए कि अगर जो दोनों में बच्चे हैं तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड के खिलाफ या वाइफ के खिलाफ दोनों में जो डिस्प्यूट है वो पति पत्नी का डिस्प्यूट है। इसमें बच्चे की क्या गलती है, बच्चे उस डिस्प्यूट का जो हिस्सा है वो भी बन जाते हैं। ये भी एक तरीके से एक शोषण है उन बच्चों के खिलाफ, जो कि बच्चों को सजा झेलना पड़ती है कि जो कृत्य या जो अपराध उन्होंने नहीं कारित किया, उनको ये भी ज्ञात नहीं होता है कि जो उनको बर्डन, जो उनको सजा मिल रही है क्योंकि माता कहीं और है, पिता कहीं और है, दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। इस लड़ाई का जो गलत प्रभाव वो बच्चे के ऊपर भी पड़ता है, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं रूप से आंशिक तौर पे उसको भी इस सजा का वहन करना पड़ता है कि वो किस आधार पे और कब तक इस सजा को झेलेगा। और इसके आधार पे अगर जो बच्चे अगर जो हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, तो उस स्थिति में हस्बैंड को ये करना चाहिए, जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी आपको अपने पास रखनी है। अगर जो वाइफ के पास बच्चे रहेंगे तो बच्चे के आधार पे मेंटेनेंस आपसे मांगेगी और इसके साथ में अपना और अपने बच्चे का मेंटेनेंस, यानी कि आपको जो पति है उनको 2 लोगों का मेंटेनेंस पत्नी को देना पड़ेगा। तो ये दबाव बनाने के लिए जो पत्नी करती हैं कि बच्चे को अपने पास रख लेती हैं कि बच्चा छोटा है, आप उसको केयर नहीं कर पाओगे, आप उसकी जॉब नहीं करवा, आप अपनी जॉब करते हो तो जॉब करते हुए या अपना काम करते हुए बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हो। ये सारे तथ्य वर्णित करके पत्नी जो है बच्चे को अपने पास रख लेती है। अब उसके आधार पर पति से बच्चे के नाम पर मेंटेनेंस फाइल करके मेंटेनेंस प्राप्त करती हैं। तो सबसे पहले ये है, अगर जो बच्चे की आप कस्टडी माता के पास जाती है तो उससे आपको बचना चाहिए। जो भी बच्चे हों, 1, 2, 3 सारे बच्चे अगर जो पति अपने पास रखता है तो उस स्थिति में बच्चे की जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। वो आपके बच्चे आप अपने तरीके से, अपने सही तरीके से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। इसमें जो पत्नी थाने में या पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराएंगे, एप्लीकेशन देंगी कि मेरा बच्चा है, पति के पास है, वो उठा ले गए हैं, जबरदस्ती ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, सच एंड सच, अलग अलग केसेस, अलग अलग फैक्ट में ये मेंशन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज विचार करने वाली बात ये है कि पुलिस के पास बच्चे की कस्टडी दिलवाने की पावर नहीं है।
पुलिस आपके पास, जिसके पास भी बच्चा है, मदर या फादर के पास, दोनों के पास, किसी के पास अगर जो रहता है, अगर जो एप्लीकेशन पुलिस के पास जाती है, तो उस स्थिति में पुलिस को बच्चे की कस्टडी दिलवाने की पावर बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की कस्टडी जो मिलती है वो कोर्ट से मिलती है, उसमें पिटिशन आप मूव करिए कि हमें बच्चे की कस्टडी चाहिए, किस किस आधार पर चाहिए, क्यों चाहिए, सारे ग्राउंड और सारे आपके जो फैक्ट हैं वो आपकी पिटिशन में मेंशन होने चाहिए। और आपके फैक्ट और मेंशन के आधार पे अगर जो आप वो सारे तथ्य और सारे फैक्ट आप एविडेंस के आधार पे आप अगर जो कोर्ट में साबित करके ले जाते हैं, तो कोर्ट आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी एंड सच पर्सन को या सच हस्बैंड एंड वाइफ जिसको भी हो, उसके फेवर में उस बच्चे की कस्टडी प्रदान कर दी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी ट्रिब्यूनल को, किसी भी पुलिस को या किसी भी पंचायत को जो पेड़ के नीचे बैठ के अक्सर होती हैं, या किसी भी कहीं पब्लिक प्लेस पे जो दोनों में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है, बड़े बुजुर्गों या पूर्वजों की देखरेख में, जो कि उनके द्वारा जो कहा जाता है वो फॉलो कर लिया जाता है, यहाँ तक कि उनको भी बच्चे की कस्टडी दिलवाने का या लेने की क्योंकि पावर नहीं है। अगर जो ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई फैक्ट अगर जो आपकी जानकारी में आते हैं, तो इस तरीके से आप वो अल्ट्रा वाइड्स यानी कि वाइड है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में या समुचित जो अथॉरिटी उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके की जो प्रोसीडिंग हुई है वो गलत हुई है और मेरे खिलाफ हुई है। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो में आप अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो ये वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कैसी जानकारी आप दोबारा प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें और कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी या किस विषय पे आप और अगला वीडियो चाहते हैं, या और इसके अतिरिक्त आपकी कोई निजी जानकारी है या आप हमसे किसी विषय पर आप हमसे लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके, हमसे आप कॉन्टेक्ट करके हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।